गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए 1 मई 2025 को जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपका जो रिवीजन वीडियो इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें हम कम से कम आपके जो 10 से 12 जो पेपर है वो हम सोल्व करेंगे, जो कि आपके आज के पेपर के लिए आपको काफ़ी जो बेनिफिट होने वाला है। ये एक आपका एक रिवीजन वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आज का पेपर आपके बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिए मैं आपको जो सबसे पहले ऑल द बेस्ट कहता हूँ। आप भी अपने सभी दोस्तों को कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट ज़रूर लिखें। तो ये भी वीडियो मैं आपके रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग जो 2:45 हो रहे हैं और 2:45 सुबह के समय आपके ये वीडियो मैं आपके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब आप उठेंगे तो आपको ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और आपको अच्छी प्रकार से आपका पूरी किताब का जो पूरे पेपर का आपके रिवीजन हो जाएगा। इन सभी की पीडीएफ आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। साथ ही आप जिसका टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो के देखने के बाद में आपको जो अपना टेस्ट भी देना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आपके जो कम से कम है जो 10-12 पेपर का आपको ये एक सॉल्यूशन वीडियो है जो कि आपका एक निचोड़ वीडियो है। और इसके बाद में आपके जो सारे जो क्वेश्चन आंसर वो आपको इस वीडियो में सोल्व किए हुए मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने आपका जो 1 घंटे का एक वीडियो पहले अपलोड कर रखा, उसमें भी मैंने आपके जो 10 से 12 पेपर का निचोड़ वीडियो बनाया था। उसने अगर आपने नहीं देखा तो भी आप ज़रूर देख लेना, स्पीड बढ़ा करके पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना। तो आज का पेपर बहुत ही शानदार होने वाला है। इसके लिए आपको सबसे पहले ऑल द बेस्ट और सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहला जो प्रश्न होगा उसमें आपके एक अपठित गद्यांश होगा और जिसको पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो इस गद्यांश को आपको जो ध्यान से पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद में आपको आराम से जो अच्छे से उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि संसार की प्रगति रुकने का कारण क्या है। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा इस लाइन में कि अर्थ प्रदान के कारण जो संसार का जो उत्थान होने की बजाय वह एक बड़ी दुर्दशा में फंस गए हैं। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, अर्थ प्रदान दृष्टिकोण। नेक्स्ट है धन के अनुचित महत्व में कौन से जो दोष बढ़ रहे हैं। तो इसका जो उत्तर आपको यहाँ मिलेगा कि चोरी, हिंसा, बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष, अविश्वास, ये सभी जो दोष का वृद्धि का जो कारण है धन का अनुचित महत्व। तो इसका उत्तर करेंगे आपको चोरी और हिंसा, बेईमानी और अविश्वास, ईर्ष्या और द्वेष, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आपको इसी प्रकार से उपरोक्त सभी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनवानों को किसकी सर्वाधिक चिंता रहती है, कि धनवानों को किसकी चिंता सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसका उत्तर मिलेगा आपको यहाँ पे कि धनवानों को अपने धन की जो रक्षा की चिंता सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धन की रक्षा। धन की रक्षा की जो चिंता सबसे ज़्यादा रहती है। धन के अभाव में गरीब व्यक्ति को किसकी चिंता रहती है। तो दूसरी तरफ जो धन के अभाव में जो गरीब हैं वो किसी भी तरह से उन्नति करने में असमर्थ रहते हैं और उनकी विकास की गति रुक जाती है। तो यहाँ पर आपको इसमें लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कुछ कमाकर पेट भरने की जो उनकी चिंता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय विशेषताओं का विनाश किस कारण हो रहा है। मानवीय जो विशेषता हैं उनका जो विनाश किस कारण से हो रहा है। तो इसका उत्तर मिलेगा आपको धन के लोभ ने मनुष्य के जो सैकड़ों प्रकार के जो दुर्गुण पैदा किए और अनेक प्रकार की जो मानवीय विशेषताओं को समाप्त कर दिया है। तो इसका आंसर करेंगे हम यहाँ पे प्रबल धन का लोभ के कारण। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। तो इसमें आपके जो धन की उपयोगिता है उसके बारे में आपको इसमें वर्णन किया गया है। तो धन और धन की उपयोगिता, इसका उत्तर आप इसमें करेंगे। नेक्स्ट है बाल्यावस्था का संधिच्छेद क्या हो जाएगा, तो बाल्य प्लस अवस्था हो जाएगा। तो इसमें आपके बाल प्लस अवस्था, इसका जो करेक्ट आंसर वो रहेगा। तो बाल प्लस अवस्था बाल्यावस्था इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर आपके निबंध पूछा जाएगा। तो निबंध आपके याद रखना है मोबाइल फ़ोन का बढ़ता प्रचलन, ये इसका जो निबंध का टॉपिक है। इसके बाद में टॉपिक है वन बचाओ और समृद्धि बचाओ और पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या। और इसके बाद में आपके जो एक टीसी का जो प्रमाण पत्र जो प्रार्थना पत्र वो आपको लिखना है। तो मैं आपके जो पिताजी का स्थानांतरण जयपुर हो गए हैं और आप जयपुर में के विद्यालय में आपको प्रवेश लेने के लिए आपको जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है और इसके लिए आपको जो एक टीसी का प्रार्थना पत्र लिखना है। नेक्स्ट है अपने मित्र के प्रथम आने पर जो आपको बधाई देते हुए आपको पत्र तैयार करना है। अगला प्रश्न है कि सवैया के रचयिता कौन है, तो रस खान इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, उसको अपन सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसको सर्वनाम कहा जाता है। कबीर ने संसार को किसके समान बताया, तो सपने के समान बताया, कि मिथ्या सपने के समान बताए हैं। अगला प्रश्न है कि मेघ आई कविता में मेघ को किसके समान बताया, तो भाई मेहमान के समान, दामाद के समान बताए हैं। नेक्स्ट है जोरी के जो दोनों बैल इनका नाम क्या था, तो हीरा और मोती इनके नाम थे।
धीरे धीरे हम किन्हें समर्पित होते जा रहे हैं? तो भाई उपभोक्तावादी संस्कृति को समर्पित होते जा रहे हैं। प्रेमचंद क्या कहलाते थे? तो नवाब राय, उपन्यास सम्राट, कथाकार, युग परिवर्तक, ये सभी नाम इनके लिख लेना है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता रहता है? तो कैलाश, काबा, मंदिर, मस्जिद, इन सभी स्थान पर मनुष्य ईश्वर को ढूंढता रहता है। नेक्स्ट है कि रस खान किस पर जो मुग्ध हैं? तो भाई कृष्ण जी की जो भक्ति है उन पर मुग्ध हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चे किस समय जो काम पर जा रहे थे? तो सुबह जो ठंड का समय है उस कोहरे के समय जो सुबह में बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पाठ के जो कवि हैं वह उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपसर्ग किसे कहते हैं? अति उपसर्ग लगाकर दो नए शब्द बनाने। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले आगे लगकर उनके जो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है। जैसे अति उपसर्ग है तो आपके जैसे ये हो जाएगा आपका अत्यधिक, अति प्लस अधिक, इसमें आपके अत्यधिक हो जाएगा। और अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, तो ये सभी आपके जो उपसर्ग के अति उपसर्ग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है विशेषण के कितने भेद है? तो विशेषण के आपके 5 भेद है। आपकी जो हिंदी की व्याकरण की किताब है उसमें 5 भेद दे रखे हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। आँख के पर्यायवाची बताने तो नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, ये सभी आपके आँख के पर्यायवाची। तो नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, ये सभी आँख के पर्यायवाची हैं। अंधेरा, इसका आपको विलोम बताने तो उजाला हो जाएगा। अंधेरा का विलोम उजाला। और कड़वा का हो जाएगा आपके मीठा। सत्य का हो जाएगा आपके असत्य। ये सभी विलोम शब्द तीनों ही आपको अच्छे से लिख लेना है। नेक्स्ट है आकाश और पाताल। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आकाश पाताल एक करने का मतलब है कि बहुत अधिक मेहनत करना। नेक्स्ट है प्रसाद और प्रासाद, इस जो शब्द युग में है इसका आपको अर्थ बताना है। तो प्रसाद तो जो भगवान के चढ़ता है भेंट उसको प्रसाद कहा जाता है। और प्रासाद इसका मतलब होता है आपके महल। क्या होता है? महल। फिर आपको किसी एक का जीवन परिचय देना है। श्यामा चरण दुबे, इसमें तो ये, और ये आपके महादेवी वर्मा। तो आपको महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय वो याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि लंकोर के जो लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए? तो लंकोर के मार्ग में अपने सभी साथियों से पिछड़ने का कारण क्या है? तो 2 कारण थे इसके। एक तो उनका घोड़ा बहुत ही सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गए और अकेला जो रास्ता भूल गए थे। दूसरा, वे रास्ता भटक कर जो 1.5 मील तक गलत रास्ते पर चले गए, उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ा। फिर आपके इस पाठ का एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि इस यात्रा के दौरान है जो लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो जगह जगह जो रास्ता कठिन था, साथ ही उनका परिवेश बहुत ही नया था, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से अपने साथियों से बिछड़ गए थे और अकेले में रास्ता भूल गए थे। डाकू जैसे दिखने वाले लोगों के से भीख मांगनी पड़ी और भिखारी के वेश में उनको यात्रा करनी पड़ी। इसके अलावा समय से न पहुंच पाने पर जो सुमति के गुस्से का सामना भी उनको करना पड़ा था। नेक्स्ट आपके जो बिंदु इसमें कि तेज़ धूप में उनको चलना पड़ा और अपने सामान को खुद ही ढूंढना पड़ा था। वापस आते समय जो लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी नहीं मिला था। अगला प्रश्न है कि सांवले सपनों जो सपनों की याद पाठ है उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इस पाठ का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये कि सांवले सपनों की याद शीर्षक की जो सार्थकता को टिप्पणी लिखनी है। तो सांवले सपनों की जो याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है और यह रचना जो लेखक जाबिर हुसैन के द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद से को लेखक ने जो सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। और सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं का प्रतीक है और सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों को दुनिया में खोए रहे और वे उनकी सुरक्षा और खोज के जो सपनों में खोए रहे थे। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक उनके जो सांवले सपनों की याद आती है और लेखक जो है उनको जो सालिम अली उनकी आंखों में बसते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि किस घटना ने जो सालिम अली के जीवन को बदल दिया था? तो एक बार बचपन में जो सालिम अली मामा के द्वारा दी गई जो एयर गन से खेल रहे थे और उसी एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और सालिम जो है वो गौरैया के विषय में जानना चाहते थे। तब मामा ने उन्हें नेचुरल जो हिस्ट्री सोसाइटी है और वहाँ जाकर जो गौरैया की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा। वहाँ जाने के बाद में उनकी रुचि पूरी जो पक्षी संसार से जुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए और ये बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका ये कि मृत्यु का जो तरल दूत है वो किसे कहा गया है? तो भाई बाढ़ का जो पानी होता है, गेरुआ रंग का जो जाग होते हैं पानी, उनको मृत्यु का तरल दूत कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस प्रकार की तैयारी करने लगे। और रीढ़ की हड्डी एकांकी में सामाजिक जो खोखलेपन पर निहित व्यंग को स्पष्ट करना है। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि जो बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह से तैयारी करने लगे। तो बाढ़ की खबर सुनकर लोग जो अपनी सुरक्षा के प्रबंध तथा अत्यावश्यक सामानों को जुटाने लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पानी का पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी करना शुरू की ताकि बाढ़ से गिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। रोज़मर्रा के कार्यों में इन्होंने जो अनेक इनका अभाव न झेलना पड़े। दुकानों के निचले हिस्सों में पानी से सामान हटाया जाने लगा ताकि नुकसान कम से कम हो, और इस प्रकार से सावधानी की दृष्टि से उन्होंने तैयारी की। फिर एक और प्रश्न था आपकी कि मृत्यु का तरल दूत किसे और क्यों कहा गया है। तो भाई बाढ़ के निरंतर बढ़ते जल स्तर को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बढ़ते हुए जल ने अपने जो तीव्र प्रभाव से भयानकता का संदेश दे दिया है, और बाढ़ की से बढ़ते जल ने न जाने कितने लोगों के प्राण ले लिए और उन्हें बेघर करके मौत की नींद सुला दिया। इस तरह से जो जल के कारण है जो लोगों की बेमौत मरना पड़ा, इसलिए मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपके अगला प्रश्न ये है कि बाढ़ जैसे आपदाओं से निपटने के लिए आप अपनी तरफ से सुझाव दीजिए। तो इसमें आपके लिखना है सुझाव कि आपदाओं को किसी भी आपदाएं जो होती है वो किसी को बताकर नहीं आती है, इसलिए हमारी सरकार को पहले से सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। आपदाओं से संबंधित उपकरण उनका जो उचित रख रखाव है वो होना चाहिए ताकि समय आने पर उनकी जो उचित उपयोग किया जा सके। आपदाओं से निपटने का जो सभी को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और स्वयंसेवक दल तैयार किए जाने चाहिए। इसके अलावा जनता और सरकार को जो आपदाओं के समय जो सूझबूझ, धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। फिर आपके इस बार का एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की संभावना रहती हैं। तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में तो हैजा है, मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी दस्त, पेचिश, बुखार, डायरिया, कालरा, ये सभी बीमारियों की फैलने की आशंका रहती है, संभावना रहती है। और साथ ही जो पानी बार बार जो पैर पर लगने के कारण पकने वाले घाव भी हो जाते थे। फिर आपके एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपके सामने कि संसार का आपको पर्यायवाची बताना है। तो संसार का पर्यायवाची आपके विश्व हो जाएगा, और नूतन का पर्याय जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। नूतन का विलोम पुरातन हो जाएगा। फिर आपके निबंध है, तो निबंध के लिए जो टॉपिक दे रखे उस प्रकार से हैं। एक तो प्लास्टिक की थैली पर्यावरण का दुश्मन, बेरोजगारी की समस्या और उनका समाधान, मोबाइल फ़ोन वरदान और अभिशाप, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाना। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट निबंध वगैरह हैं, प्रतिवेदन, संवाद, वो सभी जो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। फिर आपके एक संवाद पूछा जाएगा, तो आप बाज़ार में हैं और स्वयं को ग्राहक मानते हुए सब्जी विक्रेता के साथ जो संवाद हुआ उसको आपको लिखना है। या फिर जो मोहल्ले में जो व्याप्त गंदगी है इसके संबंध में जो नगर पालिका के अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखना है। आपके विद्यालय में जो वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया उसके संबंध में आपको 100 शब्दों में एक प्रतिवेदन तैयार करना है। फिर कवि का जो आपको स्त्रीलिंग बताना है, तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री हो जाएगा, कवयित्री। और रंगीला में आपको प्रत्यय पूछा है तो आपकी इला प्रत्यय रहेगा। आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। आस्तिक का मतलब ईश्वर को मानने वाला, और नास्तिक का मतलब ईश्वर को नहीं मानने वाला। तो अगला प्रश्न है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। और कारक कितने चिन्ह हैं, तो कारक चिन्ह 8 हैं आपके। और नेक्स्ट आपके आयु के जो पर्यायवाची है वो आपकी उम्र हो जाएगा। आयु का पर्यायवाची उम्र। अपने जो मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, मुहावरे का अर्थ है अपनी बढ़ाई खुद करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में एक या एक से अधिक साधारण वाक्य या फिर मिश्र वाक्य हो तो इसे संयोजक अवयव के द्वारा जुड़े हो तो उसको अपन संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये जो संयोजक अवयव के द्वारा जुड़ते हैं उनको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो रचना के आधार पर जो कार्य है वो अपने 3 वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो ऐसा वाक्य जिसमें एक विधेय और एक आपको उद्देश्य हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। कारक किसे कहते हैं, तो ऐसा शब्द जिसका संबंध सीधा क्रिया से होता हो उसको अपन कारक कहते हैं। क्रिया किसी काम का होना या करना पाया जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। काम आना मुहावरे का अर्थ बताना है तो उसका मतलब होता है शहीद हो जाना। तो जैसे शहीद हो जाना तो हमारा जो व्यक्ति जो काम आ जाता है उसको मतलब शहीद हो जाना। श्रुति संभिन्नार्थक अर्थ बताना आपको कुल और कुल, तो इस कुल का मतलब होता है योग, टोटल, ठीक है। और इस कुल का मतलब होता है तट, किनारा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, तट या किनारा। इस पानी का मतलब होता है आपके हाथ, और इस पानी का मतलब होता है आपके जल। तो ये पानी और पानी दोनों अलग अलग हैं, याद रखें। फिर आपकी जो किताब के जो पद्यांश आएंगे उनको पढ़ करके उत्तर देना है। तो ये जो आपके जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसका आपके चैप्टर है। और
फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि इस जल प्रलय जो पाठ है इसके जो लेखक है वो आपको बताएं। तो फणीश्वर नाथ रेणु इनका नाम आपको याद रखना है। मृत्यु के तरल दूत के रूप में किसको बताया गया है? तो भाई बाढ़ का जो जल है उसको मृत्यु के तरल दूत के रूप में बताया गया है। मेरे संग की औरतें पाठ में जो लेखिका की दादी परदादी हैं, इन्होंने मंदिर जाकर क्या मन्नत मांगी? तो उन्होंने मंदिर जाकर मांगी, ये मन्नत मांगी कि होने वाला बच्चा वो लड़की हो। अगला प्रश्न आपका ये है कि ग्रामीण परिवेश में मेघों का स्वागत जो किस प्रकार किया जाता है, आपको वर्णन करना है। तो ग्रामीण परिवेश में मेघों का स्वागत जो है वो एक जो दामाद होता है उस एक दामाद की तरह जो इनका जो स्वागत है वो किया जाता है। फिर आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि स्वतंत्रता सहज से नहीं मिलती है, उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है। दो बैलों की कथाई के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। क्या बच्चों को काम पर भेजना चाहिए उचित है? यदि तर्क से आपको उत्तर देना है तो बच्चों को जो काम पर भेजना उचित नहीं है। और बच्चों की जो खेलने कूदने की उम्र होती है, स्कूल जाने की उम्र होती है, उसमें बच्चों को जो बाल श्रम नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट है आपदाओं से निपटने के लिए आप जो अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी इसकी। अगला प्रश्न आपका है कि शंकर जैसा लड़का या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तर्क सहित आपको उत्तर देना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है कि शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तो आज समाज में आज उमा जैसे दृढ़ स्पष्टवादिनी उच्च चरित्र व्यक्तित्व वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसी दोहरी मानसिकता वाले और लालची ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं और दहेज जैसी कुरीतियों से लड़ सकती हैं। ऐसी लड़कियां ही समाज में और देश की प्रगति कर पाएगा जो आत्मविश्वास से भरी हो, निडर हो और नई सोच रखती हो। दूसरी तरफ जो शंकर है वो शंकर जैसे लड़के समाज के लिए एक अभिशाप है। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते और न ही वो प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। वे समाज के लिए बिल्कुल बोझ बने हुए हैं। इसके अलावा आपके जो अगला प्रश्न है कि रीढ़ की हड्डी जो शीर्षक है इसकी सार्थकता आपको बतानी है। तो जिस प्रकार से मानव में जो रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार से वैवाहिक रिश्तों में भी लड़का और लड़की को जो रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। उनके स्वस्थ रिश्ते पारिवारिक शांति, अपनापन, समृद्धि का कारण बनते हैं। और इस पाठ के ज़रिए यही जो बताने का प्रयास किया गया है कि नर और नारी दोनों ही समानता होनी चाहिए और नारी को कमतर समझकर हम एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यह जो शीर्षक है वो उचित शीर्षक है। यहाँ जो रीढ़ की हड्डी और समाज के मजबूत युवा वर्ग का प्रतीक भी बताई गई है। फिर आपके अगला प्रश्न ये है कि इस जो रीढ़ की हड्डी एकांकी है इसका जो मुख्य पात्र आपको किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो इसका जो मुख्य पात्र है वो सबसे सशक्त पात्र है वो उमा को मानते हैं। और इसका उमा की उपस्थिति भले ही थोड़े समय के लिए रही हो, परंतु वो उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते और वह हमें जो बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं। उसकी उपस्थिति इस नारी समाज को एक नई सोच, एक दिशा प्रदान करती हैं। तो ये सभी कारण आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। तो रामस्वरूप जो था वो आधुनिक और प्रगतिशील विचारों से संपन्न एक मजबूर पिता हैं जो एक तरफ अपनी स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय वह यही शिक्षा से वे छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी व्यवस्था और कायरता की झलक पता चलता है। दूसरी तरफ जो रामस्वरूप जो हैं, राम गोपाल है, राम गोपाल निहायती चालाक और बड़बोले और लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद वो स्त्री शिक्षा पुरुष को जो समानता में अविश्वास रखने वाले दकियानुसी व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। और इसी कारण है जो वे मेडिकल में पढ़ने वाले अपने जो बेटे का विवाह है वो कम पढ़ी लिखी लड़की के साथ में करना चाहते हैं और वो जो विवाह जैसे जो पवित्र रिश्ते होते हैं उनको जो बिजनेस मानते हैं, उनको धंधा मानते हैं और उनका जो लालची स्वभाव से इससे उनका जो लालची स्वभाव वो भी पता चलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? तो इस एकांकी का उद्देश्य है स्त्री पुरुष को समानता का पक्षधर और लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं को समाज के सामने लाना और बेटियों के विवाह के समय माता पिता में होने वाली परेशानियों को उजागर करना, स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वाले को बेनकाब करना और स्त्री को अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी देना और उनको सबल व्यक्तित्व प्रदान करना। इसके अलावा इस पाठ का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका उत्तर आप पहला लिखेंगे कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। अपने समय में महान और जो विदुषी महिला हैं उनको उदाहरण के द्वारा समाज में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि जो अन्य लोग हैं वो प्रेरणा ले सकें और उनके मान सम्मान को ध्यान में रखना चाहिए। समय समय पर उनको पुरस्कार मिलना चाहिए और मीडिया आदि उनके द्वारा जो अस्तित्व की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अश्लील चित्र, संगीत इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लड़के लड़की को समान अधिकार मिलना चाहिए
और हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए और महिलाओं को इनकी जो इच्छा अनुसार है जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि प्रेमचंद जी का साहित्य परिचय और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो कवि परिचय आपको देना है। और सांवले सपनों पाठ के आधार पर आप जो बताना है कि सामान्य लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना योगदान किस प्रकार से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके कि रीढ़ की जो हड्डी एकांकी है इसका आपको उद्देश्य बताना है, तो भी हमने इसका उद्देश्य बता दिया आपको। एक प्रश्न आपके और है कि हमने अपनी माँ को भी कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, इस कथन को मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो मेरे संग की जो औरतें पाठ है उनकी जो लेखिका है मृदुला गर्ग, उनके जो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के द्वारा क्या प्रयास किए गए। तो जन्मसिद्ध अधिकार है शिक्षा बच्चों का, तो इसके लिए लेखिका ने निम्न प्रयास किए। शादी के बाद जब लेखिका कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागनकोट में रहना पड़ा तो वहाँ बच्चों के लिए जो पढ़ने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। अतः जो लेखिका ने वहाँ जो अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खुलवाने का बिशप से प्रार्थना की, परंतु बिशप इसके लिए तैयार नहीं हुए। तो इन्होंने अपनी कोशिशों और कुछ उत्साही लोगों की मदद से वहाँ पर जो स्कूल खोला गया और उसे सरकारी मान्यता दिलाई, और जिससे स्थानीय जो बच्चों को शिक्षा से दूर ना होना पड़े। एक तो आपको ये लिखना है। इसके अलावा दूसरा आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसका पाठ का जो प्रश्न आपका ये है, हाँ, कि अपनी जो कल्पना करके लिखिए कि परदादी ने पतों के जो पहले बच्चे के रूप में लड़की के पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी थी। तो लेखिका की जो दादी थी स्वतंत्र विचारों वाली थी और साहसी महिला थी। उन्होंने लीक से हटकर जो चलने की आदत थी और उस समय जो लड़की की चाह रखना मेरे अनुसार उनके साहस और लीक से हटकर सोचना था। और क्या मन्नत मांगी थी उन्होंने कि उनका जो पहला बच्चा जो वो क्या पैदा हो, लड़की पैदा हो। फिर आपके एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके और बनता है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनकी व्यक्तित्व से वो क्यों प्रभावित रही। तो पहला कारण तो ये है कि लेखिका की नानी अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से करने की इच्छुक थी, इसलिए नानी ने अपने जीवन में अंतिम दिनों में एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की, और इस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं। इस घटना से उनका जो देश के प्रति अटूट प्रेम का पता चलता है। दूसरा, जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने अपनी बेटी की भलाई और परपुरुष से मिलने पर की हिम्मत की, और उनसे जो साहसी व्यक्तित्व और मन सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। लेखिका की नानी भले ही पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ थी, पुराने ढंग से हमेशा पर्दे में रहने वाली महिला थी, परंतु इन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में वे हमेशा आज़ाद रहने वाली विचारों वाली महिला थी। उन्होंने कभी भी जो नाना जी के विचारों का अंधाधुंधीकरण जो नहीं किया, बल्कि अपने हिसाब से वह जीवन बिताया था। फिर हम इसमें आपके एक और पेपर को सोल्व करते हैं। इसमें आपके एक और पेपर दे रखा है। इसमें आपके निबंध है मोबाइल फ़ोन वरदान और अभिशाप, स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, बेरोजगारी की समस्या समाधान, पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या, और इसके बाद में फिर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। परिवार की स्थिति खराब है और अपना जो शुल्क है वो नहीं जमा कर सकते, तो प्रधानाचार्य जी को शुल्क मुक्ति का जो प्रार्थना पत्र लिखना है। आप आबू रोड निवासी मनोज कुमार हैं और अपने को जो सिरोही निवासी अपने मित्र विपुल को एक पत्र लिखिए, जिसमें जिला कलेक्टर के द्वारा सम्मानित होने के कारण को प्रशंसा व्यक्त की गई है। फिर आपके ग्रामर का टॉपिक है उपसर्ग की परिभाषा लिखनी। तो जो शब्दांश शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा, और जन्म का विलोम क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। दो पर्यायवाची लिखने हैं, तो ईश्वर का विलोम क्या हो जाएगा, भगवान हो जाएगा, प्रभु हो जाएगा। ठीक है, ये सभी ईश्वर के, परमात्मा ये सभी ईश्वर के पर्यायवाची हैं। बादल के पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो बादल का पर्यायवाची जलद हो जाएगा, जलद। और पानी के पर्यायवाची के द लगा दो, वारिद, अम्बुद। ठीक है, ये सभी जो बादल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है मुहावरों का अर्थ बताना है। आँखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आँखों का तारा होना मतलब बहुत ही प्यारा होना। घर बैठे गंगा आना मतलब बहुत ही जो आपको जो लाभ होना। अगला प्रश्न है कि आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, आपको इसका वर्णन करना है। और किस घटना ने जो सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था, उनको पक्षी प्रेमी बना दिया था। तो ये तो हमने चर्चा कर ली है। अब हम देखते हैं कि आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। तो ये प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है कि आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है।
तो आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। आजकल जो उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, परंपराएं, आस्थाएं वो घटती जा रही हैं और हमारे सामाजिक संबंध है जो संकुचित होने लगे हैं। मन में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। आज हर तंत्र विज्ञापन हावी है। परिणामतः हम वही खाते पीते हैं जो हमें विज्ञापन में कहते हैं और दिखाते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे इनके दास बनते जा रहे हैं और सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं समाप्त होती जा रही है। मनुष्य स्वार्थी और आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। अंधाधुंध इनके पीछे भागते हुए विकास के लक्ष्य से हमें दूर होते जा रहे हैं और हम लक्ष्यहीन होते जा रहे हैं। फिर आपके इस पाठ का जो पहला प्रश्न वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लेखक के अनुसार जो जीवन में सुख का अभिप्राय क्या है। तो लेखक ने जो सुख को नवीन व्याख्या की है। आज जो सुख की जो परिभाषा वो बदल गई है। लोग भोग विलास की जो सामग्री को ही सुख का जो समझते हैं और विभिन्न प्रकार की जो मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम देने वाले साधन सुख के पर्यायवाची कहलाते हैं। इस प्रकार है जो आजकल लोग केवल उपभोग के साधनों को भोगने का जो आनंद है उसको ही सुख कहने लगे हैं। फिर इस पाठ का एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि आपके अनुसार जो वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होना चाहिए या फिर उसका विज्ञापन। तो तर्क देकर समझाना है। तो वस्तुओं को खरीदने का जो आधार है वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा कर देते हैं। अधिकतर विज्ञापन आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं और अक्सर है जो बाहरी चमक दमक में फंस कर हमें जो अपनी असलियत पहचान नहीं कर पाते हैं। केवल विज्ञापन के माध्यम से हमें जो किसी वस्तु के गुण दोष को सच्चाई नहीं जान पाते हैं। फिर आपके इसी चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाज को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। तो आज की जो संस्कृति है उपभोक्ता संस्कृति हमारे जो रीति रिवाज है उनको पूरी तरह से प्रभावित कर रही है और त्योहारों का मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा हो गई है। नई नई जो कंपनियां हैं इनके जिस मौके का तलाश रहती हैं और त्यौहार के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को विज्ञापन के द्वारा आकर्षित करती हैं। पहले त्यौहार के सारे काम है जो परिवार के लोग मिलजुल कर करते थे और आज जो सारी चीज़ें जो बाज़ार से तैयार खरीद ली जाती हैं। बचा कुछ काम है नौकरों से करवा लिया जाता है और रक्षाबंधन, दिवाली के समय जो टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन इसका प्रमुख उदाहरण है। फिर आपके अगला प्रश्न ये है कि जो कवि को जो ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो ये प्रश्न आपकी कि कवि को जो ब्रज में जो तालाब है वो बाग, तालाब ये सभी निहारने के पीछे कारण क्या है। तो कवि जो कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु को अत्यधिक प्रेम करते हैं और ब्रज के वन, बाग, तालाब में जो कृष्ण में नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ दिखाई देती हैं और उनमें की जो मधुर स्मृतियाँ छिपी हुई है उन्हें कवि निरंतर निहारता रहना चाहता है, क्योंकि उन्हें देखकर उनको अनुभव जो सुख की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक लंकोर के मार्ग में आने वाली कौन कौन सी समस्याओं का से जो साथी जो अपने बिछड़ गया था। तो ये उनका जो घोड़ा सुस्त था वो उनको भिखारी की वेश में जाना पड़ा है। सभी आप जो इसमें समस्याएं लिख लेंगे। हम जो पिछले पेपर में यानी कि पिछले जो प्रश्न में इसकी चर्चा कर चुके हैं। फिर आपकी ये राष्ट्रभाषा वाला एक इम्पोर्टेंट आपके जो दे रखा आपको उसको देख लेना इसको। और इसके बाद में फिर आपके जो एक गद्यांश पद्यांश के बाद में दूसरा जो पेपर उसको हम देख लेते हैं। इसमें निबंध की बात करें तो आपकी जो प्रमुख टॉपिक है उस प्रकार से रहेंगे। इसमें आपके जो गणतंत्र दिवस हमारा जो संकेत है इसमें दे रखा है और पर्यावरण प्रदूषण और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी। इसके अलावा स्वयं को महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर का छात्र मानकर जो एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि कक्षा में जो हिंदी की जो विषय है उसका जो अध्यापक की वैकल्पिक व्यवस्था करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर इसके बाद में आपको बीकानेर निवासी अपने मित्र को जो राष्ट्रीय खेलों में तैराकी जो प्रतियोगिता है उसमें रजत पदक जीतने के उपलक्ष्य में इनको जो बधाई पत्र देना है। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं व्याकरण के कि जो शब्दांश वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते विशेषता उत्पन्न करते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है और जो शुरुआत में या फिर आरंभ में लगते हैं उनको प्रत्यय उपसर्ग कहते हैं। परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है तो भाई परीक्षा शब्द में आपके परि उपसर्ग याद कर लेना और भी आपके ऐसा क्वेश्चन आपके आगे आने वाला है। ई प्रत्यय से युक्त शब्द कौन सा है तो ई प्रत्यय वाला जो शब्द आपके जयपुरी हो जाएगा। वाक्य रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके सरल वाक्य हो जाएगा, एक आपके मिश्र वाक्य हो जाएगा, सरल मिश्र, और एक आपके संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्रिया की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो क्रिया की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं। सकर्मक वाक्य क्या हो जाएगा सकर्मक, एक तो हो जाएगा आपका सकर्मक, तो ये सकर्मक हो जाएगा, और एक आपका जो अकर्मक हो जाएगा। ये 2 प्रकार के आपके वाक्य क्रिया के आधार पर होते हैं। पठनीय शब्द में आपके जो
विलोम शब्द बताएं तो पठनीय का क्या हो जाएगा, अपठनीय है। पठनीय का विलोम शब्द अपठनीय हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके जलज का आपको पर्यायवाची बताना है, तो जलज का पर्यायवाची आपके कमल हो जाएगा। ठीक है, कमल है, पंकज है, अरविंद है, ये सभी जलज के पर्यायवाची हैं। आकाश पाताल एक करना मतलब दिन रात मेहनत करना, खूब मेहनत करना। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के आपके 6 प्रकार हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जो शब्द संज्ञा या के बदले काम आते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। फिर आपके इसमें जो इस पद्यांश को देखकर कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें आपको जो कवि का नाम बताना है कि काव्यांश किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो लिखा गए हैं वो रसखान के सवैये हैं, तो रसखान नाम लिख लेंगे। और लकुटी वाला जो अरु कामरिया, तो कामरिया का मतलब कंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके हैं, हाँ, निम्नलिखित प्रश्नों के जो 4 के उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो कबीर ने जो सच्चा जो संत वो कौन कहलाया है, कबीर के अनुसार सच्चा संत कौन है। और फिर आपके जो कबीर को कवियत्री को जो घर जाने की जो चाह है उससे क्या अभिप्राय है, मतलब घर जाने का मतलब इस लोक से आपको इस जो सांसारिक जीवन है उससे मुक्त होकर उसको परमात्मा के पास में जाना है। ब्रजभूमि के प्रति कवि का जो प्रेम है वो किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का जो प्रेम है वो किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है। तो ब्रजभूमि के प्रति जो कवि का प्रेम है वो कई रूपों में व्यक्त हुआ है। ब्रजभूमि से लगाव के कारण पशु पक्षी पत्थर इनके स्वीकार कुछ भी बनना स्वीकार है, क्योंकि इन सब के साथ जो कृष्ण की स्मृतियाँ जुड़ी हुई है। मनुष्य के रूप में ग्वाला बनकर नंद बाबा की गायें चराना चाहते हैं। पशु जन्म मिले तो नंद की गायों का एक गायों में से एक बनना चाहते हैं। पक्षी बने तो कदम के पेड़ पर बैठकर जो कृष्ण की बाल लीलाओं को आनंद उठाना चाहते हैं। उसी प्रकार वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिससे जो कृष्ण अपनी जो उंगली पर उठाया था। और एक रूप में वे ब्रजवासी में रहना चाहते हैं, जहाँ पर जो कृष्ण जी की जो मधुर स्मृतियाँ हैं, इसलिए वह ब्रज की समस्त संसार निधि को न्यौछावर कर सकते हैं। फिर आपके जो प्रश्न ये इस प्रकार से है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मनाया था, तो भाई छोटी बच्ची भी जो अनाथ थी और जिसकी सौतेली माँ उसके साथ में सौतेला व्यवहार करती थी, समय पर उसको खाना नहीं देती थी। इस प्रकार से जो दोनों बैलों को देखकर उनको जो अपना जो बचपन वो जो बातें वो याद आ जाती है और उनको जो बैलों के प्रति प्रेम उमड़ पड़ता है। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथी से किस कारण पिछड़ गए, तो उनका घोड़ा था वो बहुत ही सुस्त था, इस कारण वो पिछड़ गए। लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज में चुनौती के लिए क्यों कहा, तो इसका जिसमें वर्णन कर चुके हैं। और किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया और पक्षी प्रेमी बन गए, तो वो जो एयरगन वाली बात है जिससे गौरैया मर चुकी थी, तो वो आप इसमें सुझाव उसमें आप जो वर्णन कर देंगे। नेक्स्ट है कि आपदाओं से निपटने के लिए आप अपनी ओर से क्या क्या सुझाव देंगे, तो वो सभी सुझाव जो मैंने ऊपर चर्चा की थी वो सभी आप इसमें लिख पाएंगे। लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन से किस प्रकार से भागीदारी रही, आपको वर्णन इसमें कर। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस प्रकार की तैयारी करने लगे, जिसकी चर्चा हम पिछले वाले पेपर में कर चुके हैं, यानी इसी वीडियो में पिछले जो पेपर आया था उसमें इसका उत्तर आपको बता चुका। फिर एक और पेपर आपके सामने है, इसमें आपके जो निबंध में आपकी योग की उपयोगिता, जल संरक्षण और जीवन में खेलकूद की आवश्यकता, इसके अलावा प्लास्टिक की थैली पर्यावरण की दुश्मन। और प्रार्थना पत्र की बात करें तो आपको जो अपने स्कूल में जो पेयजल की व्यवस्था के लिए एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। और यात्री और बस का जो कंडक्टर होता है उसके बीच में संवाद उसको लिखना है। उपसर्ग और प्रत्यय में आपको अंतर बताना, तो उपसर्ग जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त हो जाएंगे। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। तो जो शब्द जो किसी भी जो गुण दोष अवस्था इनको बताते हैं, इनको अपन गुणवाचक जो विशेषण कहते हैं। जैसे वह जो नीली गाय है, तो इसमें नीला जो शब्द इसकी विशेषता हो जाएगी, विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण रहेगा। सिंह शब्द का आपको 3 पर्यायवाची बताना है, तो सिंह में आपके जो शेर हो जाएगा, नहार हो जाएगा, केसरी हो जाएगा, ये सभी आपके जो क्या हो जाएगा, शेर के पर्यायवाची हो जाएंगे। इनमें आपको क्या करना है, इनका अर्थ बताना है। तो एक जो छोटी तरणी इसका मतलब होता है सूर्य, ये तो हो जाएगा आपका सूर्य। और ये बड़ी जो तरणी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके नाव हो जाएगा। ठीक है, आकाश पाताल एक करना, देखो ये मुहावरा कितनी बार आया है, तो आकाश पाताल एक करने का मतलब बहुत खूब मेहनत करना, बहुत अत्यधिक मेहनत करना। आपने जो अपनी परीक्षा में जो सफलता के लिए आजकल जो आकाश पाताल एक कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके हैं कि ये प्रश्न पढ़ करके, गद्यांश पढ़ करके आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। मेघ आए बड़े बनठन के, ये जो है आपके जो मेघ आए कविता से लिया गए हैं।
तो इस कविता के रचयिता कौन है? तो रचयिता का नाम आपको कमेंट करके बताना कि मेघ आई कविता के रचयिता कौन है। तो मेघों की तुलना किसके साथ की गई? तो वो जो आने वाले जो मेहमान है, जो दामाद है, उसके साथ में की गई हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि सुविधा और मनोरंजन के जो उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? आपको इसका वर्णन करना है। और फिर आपके जो कोयल और कवि की स्थिति की आपको विषमता बतानी। तो ये आपका तीसरा प्रश्न आपके सामने ही है कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? तो सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों का वंचित होने का मुख्य कारण है सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी। समाज के गरीब तबके के बच्चों को न चाहते हुए भी अपने माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है। जहाँ आजीविका के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ सुख सुविधाओं की कल्पना करना असंभव है। फिर आपके एक प्रश्न ये बनता है, बार बार पूछा गया है कि आपने अपने शहर के बच्चों को जो कब कब और कहाँ कहाँ पर काम करते देखा है? तो मैंने अपने शहर के बच्चों को चाय की दुकान पर, होटलों पर, ढाबों पर बर्तन साफ करते हुए देखा है, रास्ते में लगे हुए ठेलों पर, घरों में काम करते हुए, घरेलू काम नौकर के रूप में, और निजी कार्यालय में, एक अनेक स्थानों पर जो, और हर मौसम में दिन रात जो देर तक काम करते हुए देखा है। अगला प्रश्न है कि बच्चों का जो काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो बच्चे किसी भी देश समाज के भविष्य का आईना होता है और उसकी प्रगति एक अहम हिस्सा होती है। यदि समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को देखभाल नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा, तो फिर जो समाज की प्रगति कैसे होगी? सभी बच्चे एक समान होते हैं, उन्हें बचपन से वंचित रखना और उनका जो अपने आप में घोर अपराध है और अमानवीय क्रम है। इसलिए बच्चों को काम पर जाना धरती के लिए बड़ा हादसा बताया गया है। फिर इस पार्ट का एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि आपके विचार में बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें क्या क्या मौके मिलना चाहिए? तो भाई मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि बचपन के समय जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, खेलकूद, नई नई चीज़ों से सीखने से और ज्ञान प्राप्त करने के लिए और जीवन को भरपूर जीने का समय होता है, न कि रोजी रोटी की चिंता में गुल गुल कर जीने का समय होता है। फिर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि रीड के डी जो एकांकी है उनके आधार पर आपको रामस्वरूप और गोपाल दास की चारित्रिक विशेषता बतानी, जो कि हम पहले इसमें बता चुके हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने क्या क्या प्रयास किए, हम पहले वर्णन कर चुके हैं। और बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह से तैयारी करने लगे, और गोपाल प्रसाद ने सरकार को अपनी आमदनी बढ़ाने का तरीका क्या बताया, और आपदाओं से निपटने के लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे, वर्णन करना है। फिर और आपके इम्पोर्टेंट आपके निबंध है ये, जिसमें आपके बाल विवाह हैं और पर्यावरण प्रदूषण और मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप। फिर आपके प्रार्थना पत्र है कि आपको जो कविता है और अपना जगतपुरा जयपुर की छात्रा हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अतः प्रधानाध्यापक जी को आपको जो छात्रवृत्ति के लिए या फिर जो शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रत्येक शब्द का आपको उपसर्ग बताना है, तो प्रत्येक शब्द का जो उपसर्ग है वो आपकी क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक हो जाएगा, तो यानी कि आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जोड़कर उसके अर्थ का परिवर्तन ला देते हैं, तो आरंभ में जोड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। इन प्रत्यय से बना हुआ शब्द हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, जैसे लोहार का क्या हो जाएगा, लोहारिन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो राधा दौड़कर मेरे पास आई, इस वाक्य का आपको जो संयुक्त रूप से आपको बताना है। तो संयुक्त रूप में आपके और तथा इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो राधा दौड़ी और मेरे पास आई, ये इसका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने है कि जो रचना के आधार पर जो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वृक्ष किसका पर्यायवाची, तो वृक्ष जो है वो पेड़ का पर्यायवाची है, वृक्ष पेड़ का पर्यायवाची। संसार में सुख और दुख का क्रम बना रहता है, सुख और दुख का क्रम बना रहता है। अगला प्रश्न है कि सृष्टि विधाता के खेल है, इसमें आपको सृष्टि का क्या करना है, आपको विलोम बताना है, तो सृष्टि का आपके जो विनाश हो जाएगा, सृष्टि का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपना स्वार्थ सीधा करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका ये है कि कवि सुमित्रानंदन पंत ने जो हरता जन्मन गांव को हरता जनमन क्यों कहा, तो हरियाली के कारण जो हरता जनमन कहाँ है। मानसरोवर से कवि का अर्थ बताएं, तो मन जो रूपी सरोवर है उसके बारे में वर्णन किया हुआ है। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुई है, तो रस्सी जो है वो जीवन जीने के जो साधन है उनके रूप में प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट है कालिंदी कुल कदम की डालन में कौन सा अलंकार, तो इसमें आपके अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें क शब्द की जो क वर्ण उसकी बार बार आवृत्ति हुई है। इसके बाद में साले मिली वगैरह ये जो पार्ट है आपने इसको अच्छी प्रकार से देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके ये है कि जो कांजी हाउस है
उसमें जो प्रतिदिन जो कैद पशु इनकी हाजिरी क्यों लिखी जाती थी। और लेखक के अनुसार जो जीवन में जो सुख अभिप्राय क्या है, जिसका हम पहले ही आपको वर्णन कर चुके हैं। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति जो लोगों का जो सोच में क्या परिवर्तन आया है, तो आज के आधुनिक जो विचार है उसका ऊपर आपको लिखना है। फिर आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो बाढ़ की जो खबर सुनकर लेखिका सुनकर जो लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। रीढ़ की हड्डी एकांकी जो है उसका आपको उद्देश्य बताना है। और फिर आपके अगला प्रश्न ये कि लेखिका की माँ आम भारतीय माताओं से अलग किस प्रकार से उसका आपको वर्णन करना है। फिर आपके इम्पोर्टेंट एक और निबंध है कि विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा की उपयोगिता, प्लास्टिक थैली पर्यावरण की दुश्मन और पर्यावरण प्रदूषण। इसके अलावा आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें बुक बैंक से जो पाठ्य पुस्तकें दिलवानी है। और ग्रामर की बात करें तो आपके इस प्रकार से ग्रामर की क्वेश्चन है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहा जाता है। मूल शब्द में जोड़ा गया सही उपसर्ग कौन सा है, तो सदा प्लस आचार, सद प्लस आचार इसका उत्तर रहेगा। तो सद प्लस आ प्लस चार, तो ये हो जाएगा आपके सद प्लस आ प्लस चार। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपके ये रहेगा सद प्लस आ प्लस चार। ई प्रत्यय वाला जो उत्पन्न शब्द आपके तो जयपुरी हो जाएगा, जयपुर का जयपुरी। और मूल शब्द और उससे जुड़े प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा है, तो लोक प्लस इक प्लस ता, लौकिकता हो जाएगा। और रेखांकित शब्द आपके जो इलाहाबाद हैं, तो इलाहाबाद का क्या हो जाएगा, इलाहाबादी हो जाएगा, ठीक है, इलाहाबादी। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक हो जाएगा आपके अच्छा एक गुण है। प्रसर्ग ने का जो क्रिया है उसमें प्रयुक्त होती हैं, तो इसमें जो प्रसर्ग ने क्रिया से क्रिया में क्या होता है, पूर्णता का भाव जो विकसित होता है। सुधा से गिलास टूट गया, इसमें प्रसर्ग ने का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य में परिवर्तन करना है। जैसे सुधा ने गिलास तोड़ दिया, बस इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुधा ने गिलास तोड़ दिया। नेक्स्ट है आपके कि वाक्य के प्रारंभ में जो कौन सा कारक है जो पद रहता है, तो प्रारंभ में कौन रहता है, प्रारंभ में कर्ता रहता है। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। गिरि शब्द ये किसका पर्यायवाची है, तो पहाड़ का पर्यायवाची है। गिरि पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कि पट किसका पर्यायवाची है, तो ये आपके वस्त्र का पर्यायवाची है। पट है जो वस्त्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपके श्वेत का अर्थ होता है पसीना, और इस श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद। क्या होता है, सफ़ेद। और मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा रिश्वत देना। और फिर बाकी तो आपके जो अगला प्रश्न ये है कि किन घटनाओं से ये पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। और आज लेखक के जो उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज को किस प्रकार से चुनौती बन गई है ये आपको बताना है। और फिर आपको जो महादेवी वर्मा के जन्म के समय जो लड़कियों की स्थिति कैसी थी उनका आपको वर्णन करना है। फिर आपके वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कालिंदी के एक मिनट जो हथकड़ियों को जो गहना क्यों कहा गया है, तो स्वतंत्रता जो है उसके साथ में इसको जोड़ करके हथकड़ियों का गहना कहा गया है। कवि ने जो गांव को हरता जनमन क्यों कहा, तो हरियाली के कारण जो हरता जनमन वो कहा है। बच्चे काम पर जा रहे, कविता का मूल उद्देश्य क्या है, तो बच्चों को जो श्रमिक है बाल मजदूरी से रोकना। अगला प्रश्न आपका है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियाँ फैली, तो इसका वर्णन हम कर चुके पहले। मेरे संग की औरतें पाठ का आपको मूल उद्देश्य बताना है, मतलब मेरे संग की औरतें पाठ का आपको जो मूल उद्देश्य इसमें वर्णन करना है। और समाज में जो महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है उसमें किन सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग किया गया है उनका आपको वर्णन करना है। अगला प्रश्न फिर आपके है कि जो लेखक ने जो प्रेमचंद को मेरे साहित्य पुरखे क्यों कहा, इसका आपको वर्णन करना है। और फिर आपके अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो ये है कि कैदी और कोकिला जो है इस कविता का मूल भाव स्पष्ट करना है। बच्चे काम पर जा रहे कविता का मूल भाव स्पष्ट करना है। और रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है उसका आपको प्रमुख उद्देश्य लिखना है। इन सभी का जो हम चर्चा पिछले वाले पेपर में कर चुके। फिर आपके एक और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आइए इसका भी हम आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मेरे सपनों का भारत, जल संरक्षण हमारा दायित्व। या फिर मालिक और नौकर के बीच में जो संवाद होता है उसको लिखना है। और एक अपने प्रधानाध्यापक जी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें विज्ञान विषय के अध्यापक की कमी है, इस कारण नियमित कक्षाएं संचालित होने के लिए आपको जो निवेदन करना है। इसके बाद में फिर आपके जो वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया अपने स्कूल में, तो इसके लिए प्रतिवेदन तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके वह धीरे धीरे चलता है, इसमें आपकी क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसमें जो छाया है वो स्त्रीलिंग है।
पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है और वधु भी स्त्रीलिंग है, लेकिन ये जो जीवन है वो आपके पुल्लिंग है। हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लड़की ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा कारक है? तो ये ने आ रहा है, तो कर्ता ने, तो कर्ता इसका कारक आपके रहेगा। शेरनी में कौन सा प्रत्यय है? तो शेरनी में शेर से बना शेरनी, तो शेर में क्या जुड़ा? नी जुड़ा, तो शेरनी हो गया, तो नी प्रत्यय हो जाएगा। मौखिक का विलोम लिखित हो जाएगा, मौखिक का विलोम क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपको नभ, गगन, व्योम, अंबर, ये आपको बता देना है। दाल में काला होना मतलब संदेह होना। अनुपसर लगाकर 2 नए शब्द बनाने, तो अनपढ़, अनमोल, अनजान, ठीक है, अनमेल, ठीक है, ये सभी आपको लिखना है। अनल और अनिल, अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। अगला प्रश्न आपका ये है कि छोटी बच्ची को जो बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, आपको इसमें वर्णन करना है। और अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद जी का जो फटा जूता भी ठाड़ से क्यों पहन सके, और पुरस्कार से जो चांदी का कटोरा मिला पर सुभद्रा जी ने लेखिका से क्या कहा था। और नेक्स्ट ये आपकी कोई भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी है या नहीं हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ही लालायित हो जाते हैं, इसका आपको वर्णन करना है। महादेव वर्मा का आपको जीवन परिचय लिखना है। और मेघ आने से गांव के वातावरण में क्या क्या प्रभाव पड़ा, उसका आपको वर्णन करना है। और बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह एक भयानक प्रश्न क्यों बनता है, इसका आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, तो ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कैलाश, काबा, ये सब इसमें लिखना है। कवि सुमित्रा नंदन पंत है, इनका आपको जो जीवन परिचय लिखना है। और सालिम अली का जो पर्यावरण के प्रति जो चिंता है उसको आपको व्यक्त करना है, और पर्यावरण बचाने के लिए कैसे आप जो योगदान दे सकते हैं। और फिर आपके कि प्रेमचंद के फटे जूते का क्या कारण सोचा होगा, पठित पाठ के आधार पर आपको बताना है। कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा ग्राम श्री कविता के जो प्रकृति के विभिन्न रूपों को विस्तार से बताएं, उसका आपको वर्णन करना है। एक ये क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है कि किस शासन की तुलना है जो तम के प्रभाव से की गई, तो अंग्रेजों का जो शासन था उसकी तुलना तम के प्रभाव से की गई है। क्यों की गई? तो भाई अंग्रेजी शासन अन्यायपूर्ण था, ब्रिटिश शासन ने जो स्वरूप है जो अंधकार की बात थी, कालिमा से युक्त है, और हमारे देशवासियों पर अनेक प्रकार के उनको जुल्म ढाए थे, और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों के चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। फिर आपको इसी पाठ के आधार पर बताना है कि इस कविता के आधार पर जो प्राचीन भारत में जो जेलों में दी जाने वाली यातनाएं कौन कौन सी थी। तो कैदियों को पशु की तरह काम करवाया जाता था, अंधेरी कोठरियों में कैदियों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था, और कोठरियाँ भी काफ़ी छोटी थी और केवल 10 फुट की होती थी। भरपेट खाना नहीं मिलता था, पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता था, और क्रांतिकारियों को चोर, लुटेरे, डाकुओं के साथ में रखा जाता था। उनको अमानवीय यातनाएं जेल में दी जाती थी। फिर इसी पाठ का एक प्रश्न और आपके इंपॉर्टेंट बनता है कि कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो कवि को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण है उसकी स्वतंत्रता, उनकी स्वतंत्रता। भी कोयल तो बाहर जो स्वतंत्र जो कूक रही है, और वो जो अंदर जेल में वो जो बंद है, तो वह खुले आसमान की स्वतंत्रता में उड़ान भर रही है, और कैदी जो है वो कवि जो है जेल की 10 फुट वाली जो काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकते हैं, परंतु कवि के लिए ये सब जो रोना भी जो गुनाह हो सकता है उसका भी उसके लिए दंड मिल सकता है। फिर इस पाठ का एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा। तो भाई कवि ने लोहे की हथकड़ियों को गहना के समान बताए हैं। कवि अंग्रेज सरकार के द्वारा पहनाई गई उन बेड़ियों को बंधन नहीं समझता है, क्योंकि किसी गलत कार्य के लिए उनकी बेड़ियाँ नहीं पहनी। उन्होंने इसके लिए गौरव की बात है कि उन्होंने अपनी जो इसलिए जो कवि ने जो हथकड़ियों को गहना कहा है। फिर आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मेघ आई कविता के जो सार आपको लिखना है इसमें। और बाढ़ पीड़ित को जो सबसे अधिक किस चीज़ की आवश्यकता होती है, और अब तुम्हारी मर्जी चाहे चोरी करो या खेती, यह बात किसने और किससे कही। तो उसकी उनकी माँ, लेखिका की जो माँ है उसने कही थी, उस चोर से कही थी। नेक्स्ट है रीड के डी एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज की किस मानसिकता पर प्रहार किया है। तो इनकी जो कुंठित मानसिकता है उसके ऊपर इनको प्रहार किया है। अगला प्रश्न है कि लेखिका ने परदादी से भगवान से क्या मन्नत मांगी, और उनकी मन्नत सबको चौंकाने वाली क्यों थी। तो मन्नत ये मांगी थी कि जो उनकी जो होने वाली पहली बच्चा है वो लड़की हो, और ये उस समय बहुत ही जो खतरनाक चीज़ हुआ करती थी, क्योंकि उस समय जो लड़कियों के जन्म को जो अच्छा नहीं माना जाता था। नेक्स्ट है शादी को बिजनेस समझने वाला से निपटने का जो प्रस्तुत एकांकी का एक उपाय बताना है। और चोर मांझी की किस बात से प्रभावित हुआ और उसने क्या किया, पाठ के आधार पर आपको बताना है। ये उसी आधार पर आपको कि अब तुम्हारी मर्जी चाहे चोरी करो या खेती, तो उसने जो वो प्रभावित हुआ और उसने जो चोरी का काम छोड़ दिया और वो खेती करना शुरू कर दिया। फिर आपके ग्रामर की एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उपसर्ग शब्द के पूर्व में लगकर जो उसके अर्थ में बदल अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं।
वह बहुत फुर्तीला है। इसमें रेखांकित अंश, ये जो फुर्तीला शब्द है वो क्या है, आपके विशेषण है। विशेषण के कुल कितने प्रकार है, तो 5 भेद आपके याद कर लेने हैं। और वर्णों का व्यवस्थित जो समूह तो उसको शब्द कहा जाता है। और नदी, पर्वत, नगर, पक्षी, फूल, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। रमेश पुस्तक पढ़ता है, इसमें आपके क्रिया कौन सी है, तो पढ़ना आपकी क्रिया हो जाएगी। अनुज शब्द में आपको उपसर्ग बताना तो आपका अनु उपसर्ग रहेगा। और सामाजिक शब्द में आपको प्रत्यय बताना तो आपका एक प्रत्यय आ जाएगा। विलोम शब्द बताना है, आपका अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। और जड़ का जो चेतन हो जाएगा, चेतन का जड़ हो जाएगा। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची बताना है। दो कमल का पर्यायवाची पंकज और जलज हो जाएगा। और गज का जो राजा है उसका पर्यायवाची नृप, नरेश, भूपति, ये सभी राजा के पर्यायवाची हैं। और फिर आपको समश्रुति शब्दार्थक है, बिनार्थक शब्द हैं। तो ये आपके जो प्रमाण जो है आपका, इसका आपको क्या बताना है, समश्रुति बताना। तो प्रमाण का मतलब सबूत हो जाएगा। और प्रणाम का मतलब अभिवादन करना है। फिर आपको अर्थ की दृष्टि से जो वेदों के जो आपको नाम लिखने, तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य हैं वो आपके 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है गुड़ गोबर करना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आपके बना बनाया काम जो है वो बिगाड़ना, गुड़ गोबर एक करना का अर्थ हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपकी जो किताब के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके ये प्रश्न है कि साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो केरल में स्थित है। और मानसरोवर सुबर जल है, इसका मतलब क्या है, तो मन रूपी जो झील है, जल है, सरोवर है, उसके बारे में ये वर्णन किया गया है। बच्चों के काम पर जाने की जवाबदारी कवि किसको मानता है, इसका वर्णन करना है। और फिर आपके अगला प्रश्न है कि गोपाल प्रसाद वो पेशे से क्या थे। तो आप कमेंट करके बताओ, देखिए गोपाल प्रसाद जो पेशे से क्या थे। नेक्स्ट है छोटी बच्ची का जो बैलों के प्रति प्रेम क्यों मराया था, इसका हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और अगला प्रश्न है कि ईश्वर मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो कैलाश, काबा, मंदिर, मस्जिद, इन सभी जगह पे ढूंढता फिरता है। कवि को कोयल से ऐसे क्यों हो रही थी, इसका वर्णन हमने थोड़ी देर पहले किया था। और गोपाल प्रसाद की जो दकियानुसी विचार है उसका आपको वर्णन करना है। किन घटनाओं से पता चलता है कि लेखिका जो हीरा मोती है उनमें गहरी दोस्ती थी। और बच्चे काम पर जा रहे कविता का आपको संदेश बताने की, क्या इसमें संदेश दिया गया है। लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनका व्यक्तित्व उसको क्यों प्रभावित करता था, आपको वर्णन करना है। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसे लड़की समाज में कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, तो आपको उमा जैसे लड़की की इसमें व्यक्तित्व की ज़रूरत है। मुंशी प्रेमचंद या फिर आपको माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय देना है। और मेघ आई कविता का सार आपको अपने शब्दों में व्यक्त करना है। या फिर ये जो आपदाओं से निपटने के लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे उसका आपको वर्णन करना है। और महिलाओं की जो समाज में जो महिलाओं की उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास करेंगे उनका आपको नाम लिखना है। और जल संकट के ऊपर आपको अपना एक शिकायती पत्र लिखना है। या फिर मालिक और नौकर के बीच में आपको संवाद तैयार करना है। निबंध की बात करें तो राजस्थान में बढ़ता जल संकट है, जनसंख्या एक समस्या समाधान, और भारतीय संस्कृति एक अनुपम उदाहरण, इंटरनेट आपका वरदान या अभिशाप। प्रतिवेदन की बात करें तो आपको इसमें वार्षिक उत्सव के ऊपर इसका प्रतिवेदन तैयार करना है। फिर एक और पेपर हम इसमें सॉल्व करते हैं। ये आपके जो गद्य पद्य आ जाएंगे दो तो, और इसके बाद में जो आपके जो व्याकरण की क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो भाई प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक कौन है, तो सभी को पता है हरिशंकर परसाई है। और महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो आपके 1907 में होता है। और खेतों में दूर दूर तक मखमल जैसी क्या थी, कोमल हरियाली थी। और कवि ने बादलों की तुलना किसके साथ में की, तो मेहमान के साथ में की है। बच्चे काम पर जाते दिखाई देते थे, कब दिखाई देते थे, ठंड और कोहरे से पूर्ण सवेरे में, सुबह के समय में वो बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं। रीढ़ की हड्डी जो है वो एकांकी है। इसमें शंकर को कैसा योग बताया गया, एक कमजोर योग बताया गया। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई प्रत्यय अपने 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित और कृदंत प्रत्यय। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको विशेष्य कहा जाता है। वाद का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिवाद हो जाएगा। और पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो पत्र आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पत्र आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपके औपचारिक और एक अनौपचारिक। ग्रामश्री कविता है, इसमें किस मौसम का जो सौंदर्य उसका वर्णन किया गया है। और इस संसार का जो सच्चा संत है वो कौन है। तो आइए हम कबीर वाले पाठ के आधार पर बताते हैं कि मानसरोवर का मतलब क्या होता है। मन रूपी जो पवित्र सरोवर है जिसमें स्वतंत्र स्वच्छ है जो विचार रूपी जो विचारधारा रूपी जल भरा हुआ है। और हंस रूपी इसमें जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुकती है, अर्थात आत्मा का इसे जो सांसारिक मोह माया है उसके चक्कर में न पड़ करके ईश्वर की शरण में जाना चाहती हैं। फिर इसके बाद में आपका जो अगला प्रश्न है कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो भाई इस संसार का जो सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव सांसारिक मोह माया से दूर है
और सभी स्थिति में जो समभाव है, चाहे सुख दुख हो, लाभ हानि हो, ऊंच नीच हो, अच्छा बुरा हो, इसमें समान रहते हुए निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सच्चा संत कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, देवालयों में, काबा, कैलाश, काशी जैसे पवित्र स्थानों में जो योग, वैराग्य, यज्ञ, पूजा पाठ, इन्हीं विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा खोजता फिरता है। फिर आपको इसमें क्या करना है कि जो श्रुति सम शब्द है इसका आपको अर्थ बताना है। तो इस दिन का मतलब तो आपको मैंने कितनी बार पूछा था, ये तो दिवस हो जाएगा, और इस दिन का मतलब गरीब हो जाएगा। ये जो कुल है ये आपके जो जैसे आपका जो जैसे आपका कुल होता है, जैसे योगफल करते हैं उसमें कुल कहते हैं टोटल वो वाला, और ये आपका वंश या किनारा हो जाएगा। दो दो पर्यायवाची बताने आपको, तो पृथ्वी का हो जाएगा भू, भूमि, धरा, वसुधा, वसुंधरा। हवा के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, तो हवा के जो पर्यायवाची हैं वो आपके जो अनिल है, इसके अलावा जो वायु है, पवन है, ये सभी हवा के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके अलावा आँख का पर्यायवाची नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। अग्नि का पर्यायवाची अनल हो जाएगा, आग हो जाएगा, ठीक है, पावक हो जाएगा। ये सभी आपके किसके हैं, आपके अग्नि के पर्यायवाची हो जाएंगे। साधारण वाक्य की परिभाषा और उदाहरण देना है, तो जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय उसको अपन साधारण वाक्य कहते हैं। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, ये हम चर्चा कर चुके पहले। मेघ आए कविता में निम्न के आपको प्रतीक बताना है कि जो पेड़ है वो किसका प्रतीक है और नदी किसका प्रतीक है। तो आइए इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। और फिर हम यहाँ पे प्र उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो प्र उपसर्ग से बना शब्द प्रहार हो जाएगा। और परिक्रमा में परि उपसर्ग है, पराभव में परा उपसर्ग है, और प्रत्येदा में आपके प्रति उपसर्ग हैं। समास सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले काम आते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। समास कितने प्रकार के, तो भाई समास 6 प्रकार के हैं। तत्पुरुष, अभिभाव, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, ठीक है, ये सभी आपके जो बहुब्रीवी 6 प्रकार के आपके समास हैं। तो ये आपके मेघ आए पाठ के आधार पर ये आपको बताना है कि इसमें पेड़ और आपकी जो नदी है ये किसके प्रति। तो मेघ आए पाठ के आधार पर जो पाठ है आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया। स्त्री जो है वो आपके धूल दोनों प्रतीक है, पेड़ जो है नगरवासी का प्रतीक है, नदी स्त्री का प्रतीक है, लता जो है वो आपके किसका प्रतीक है, तो लता जो है ये मेघ रूपी जो नायक हैं उसकी प्रतीक्षित नायिका का प्रतीक है, और ताल जो है आपके सेवक का प्रतीक है। इसके बाद में ये प्रश्न आपके कि मेहमान रूपी मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा तेज़ बहाव के कारण आंधी चलने लगी, जिससे जो पेड़ जो कभी झुक जाते कभी उठ जाते, दरवाजे खिड़कियाँ खुल जाती, नदी बांकी होकर बहने लगी, और पीपल का वृक्ष भी झुकने लगा, तालाब के पानी में जो उथल पुथल होने लगी, और अंत में जो आसमान से बारिश होने लगी। फिर जो इसका आपको ये याद रखना है कि कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव के मेहमान में आने का जो रोचक वर्णन किया उसका आपको लिखना है। तो कविता में जो मेघ और दामाद के आने की जो समानता बताई गई है, जब गांव में जो मेघ आते हैं तो सारे लोग खुशियाँ मनाते हैं, उनके अपने खिड़की दरवाजे मेघ दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं, प्रकृति के सारे अंग जैसे उनके स्वागत के लिए तैयार बैठे हो, जैसे आंधी का उठना और धूल का जो गागरा उठाकर भागना, नदी का जो बाकी नज़र से देखना, ये सभी होता है। उसी प्रकार से जो गांव में दामाद आने पर उसका उल्लास और उमंग से माहौल रहता है, और स्त्रियाँ और से जो दामाद को तिथि नज़रों से देखती हैं, और गांव में जो बड़े बुजुर्ग दामाद का स्वागत करते हैं, सम्मान के साथ करते। इसके अलावा इसका पहला पार्ट इम्पोर्टेंट है कि बादलों के आने की जो प्रकृति में किन किन गतिशील क्रियाओं का जो चित्रित किया है कवि ने, उसका वर्णन करना है। तो ये प्रमुख चित्रण है कि बादलों के आने की सूचना देने के लिए बयार रूपी नवयुवतियाँ नाचते गाते जो चलती हुई देती हुई चलती हैं, उनके आगमन से सूचना जो घर की खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं। पेड़ों रूपी जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा बादल रूपी मेहमान की गर्दन ऊंची करके देखना, आंधी का आना और धूल का उड़ना, नदी रूपी स्त्री का ठिठकना और बाकी नज़र से देखना, बुजुर्ग सदस्य रूपी जो पीपल को आगे बढ़कर जो मेहमान का स्वागत करना, और स्वागत में तालाब रूपी सेवक का जो परात भर पानी लाना, और आकाश में बिजली का चमकना और वर्षा की बूंद के रूप में मिलन के अश्रु बहाना, ये सभी इनके प्रमुख वर्णन इसमें किया गया है। फिर आपकी ग्रामश्री कविता की जो इंपॉर्टेंट प्रश्न वो देख लेते हैं कि कवि ने जो हरता जनमन क्यों कहा गाँव को। तो कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा क्योंकि हरे भरे गांव में की शोभा अनुपम होती है, चारों तरफ हरियाली होने के कारण जनमानस प्रसन्न होता है, और गांव का ऐसा सौंदर्य जो प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छूता है। नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न है कि
किस मौसम का जो वर्णन किया है इस पाठ में, तो इसमें जो वसंत ऋतु है उसका जो सौंदर्य उसका वर्णन किया गया है। इसी ऋतु में जो पूर्व में जो पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, उन पर नई नई कौपले पत्तियाँ फूल फल आने शुरू हो जाते हैं, और फसलों और सब्जियों के जो फलने फूलने के कारण समय ये होता है, और खेतों में जो सरसों जो लहलहाने लगती हैं, चारों तरफ जो मनोरम जो वातावरण होता है। फिर बात कर लेते हैं कि गाँव को जो मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है, तो भाई गाँव को जो खेतों में जो हरियाली छाई हुई है, विविध प्रकार की जो फसलें लहला रही थी, और कई फूलों से रंगीन तितलियाँ मंडरा रही थी, चारों ओर फल फूलों की सुगंध बिखरी पड़ी थी, सूरज की स्वर्णिम धूप निखरता सौंदर्य हरितिमा में चमक पैदा करता है। इसी हरितिमा को दर्शाने के लिए गाँव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। अरहर और सनई के खेत में कवि को कैसे दिखाई देते हैं, तो भाई अरहर और सनई के खेत कवि को ऐसे प्रतीत दिखाई देते हैं जैसे वसुधा ने फलियों के रूप में जब अपनी कमर पर जो सुनहरी रंग की जो करदनी बांध रखी है, जिसे हवा में हिलकर जो मधुर स्वर उत्पन्न कर रही है। फिर आपके एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो ग्रामश्री जो कविता में जो जिस गांव का चित्रण हुआ है वो भारत के किस भूभाग पर स्थित है, तो इस कविता में उत्तरी भाग भारत की जो गंगा के तट पर बसे किसी एक गाँव का चित्रण इसमें किया गया है। बात करें निबंध की, तो इसमें आपको निबंध लिखना है गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व, जल संरक्षण हमारा दायित्व, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, रोजगार की गारंटी। इसके अलावा आपको जो स्वयं को उदयपुर का छात्र मानते हुए अपने प्रधानाचार्य जी को शैक्षणिक भ्रमण पर आयोजन करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, पहले वाले वीडियो में आपने अच्छी प्रकार से देख लिया होगा, और प्रार्थना पत्र आपको अच्छी प्रकार से याद होगा। एक आपको गणतंत्र दिवस पर क्या तैयार करना है, प्रतिवेदन तैयार करना है। देखो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस ये दोनों के ऊपर सेम ही रहता है, आपको इस पर जो लिखना आना चाहिए, तो ये आपको दोनों अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। जल ही जीवन, तो जल ही जीवन इस विषय के ऊपर आपके जो दो मित्रों के बीच में संवाद आपको इसमें लिखना है। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में कौन कौन सी यातनाएं दी जाती थी उसका आपको वर्णन करना है। शुरुआत में इसका आपको वर्णन कर चुके हैं। और सुविधा और मनोरंजन उपकरणों में से बच्चे जो वंचित क्यों हैं, तो भाई आर्थिक उनकी जो स्थिति है वो कमज़ोर है, इस कारण वो वंचित हैं। और किन्हीं दो का जीवन परिचय देना है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, हरिशंकर प्रसाई है, महादेवी वर्मा है, सर्वसदयाल सक्सेना है। इनमें किन्हीं दो का आपको वर्णन कर देना है। इसके अलावा मेघ रूपी जो मेहमान है उनके आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए उनका आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट विशेषण की परिभाषा देते हुए आपको जो प्रकारों के नाम लिखना है, तो विशेषण की परिभाषा लिखेंगे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहा जाता है। और विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण हमारे जो 5 प्रकार के दे रखे हैं, कितने प्रकार के दे रखे हैं, 5 प्रकार के विशेषण दे रखे हैं। फिर आपको विलोम बताना है, तो प्राचीन का हो जाएगा आपका नवीन, भय का हो जाएगा आपके निर्भय, और लौकिक का हो जाएगा अलौकिक। फिर आपको अगला प्रश्न बताना है कि भारतीय जो लेखिका हैं मृदुला गर्ग, उनकी माँ आम भारतीय माताओं से किस प्रकार से भिन्न थी, उनका आपको वर्णन करना है। और आपको दो दो नए शब्दों से रचना करनी है प्रत्यय के द्वारा आई, जैसे पढ़ाई लिखाई, ता मानवता सुंदरता, दार ईमानदार दुकानदार, ईय मानवीय, ठीक है, दर्शनीय ये लिखेंगे, त्व ममत्व स्वत्व, ठीक है, अपनत्व मान अभिमान स्वाभिमान, ये सभी आप इसमें लिख लेंगे। फिर आपका एक और जो प्रश्न पेपर हम देख लेते हैं, इसमें श्रद्धा एक सामाजिक भाव वाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। तो इसमें आपके जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। एक तो श्रद्धा और प्रेमी तो आप इसमें लिख लेंगे, और फिर इसके बाद में जो आपके प्रश्न उत्तर आते हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे लेखिका शब्द है, इसमें आपके प्रत्यय बताना है, तो लेखिका का प्रत्यय क्या हो जाएगा, आपकी लेखिका का प्रत्यय आपके आ प्रत्यय हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है, तो परीक्षा में परि उपसर्ग, देखो ये भी रिपीट हुआ है। अनुज का विलोम अनु होता है, ये भी रिपीट हुआ है, ये भी आपके परसर्ग ने के कारण जो क्रिया होती है वो सदा भूतकाल में होती है। याद कर लेना, परसर्ग ने के कारण जो क्रिया होती है हमेशा भूतकाल में होती है। जैसे राम ने खाना खाया, ये भूतकाल की क्रिया है। आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ रिपीट हुआ है, तो बहुत प्यारा इसका उत्तर हो जाएगा। पवन का पर्यायवाची रिपीट हो चुका है, हवा इसका उत्तर कर देंगे। वाक्य के कितने अंग, तो वाक्य के 2 अंग, विधेय और उद्देश्य, वाक्य के 2 अंग होते हैं। ये सूत वाला भी आपके देख लेते हैं। सूत का मतलब आपके पुत्र हो जाएगा, और इस बड़े सूत का मतलब धागा हो जाएगा। परसर्ग किसको कहते हैं, कारक चिन्ह जो विभक्ति चिन्ह होता है उसको परसर्ग कहा जाता है। और हमारे जो हिंदी में जो परसर्ग है वो या फिर कारक चिन्ह है वो 8 हैं, 8 विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं। कर्ता कर्म करण अधिकरण, ठीक है, संबोधन, ये सभी जो आपके अपादान संप्रदान, ये सभी आपके 8 नाम याद रखना है।
तिब्बत में बनने वाली चाय की विशेषता क्या है? तो जो बटर टी या फिर पो चाय के नाम से प्रसिद्ध है। कवि ने वर्तमान की जो बयाने पंक्ति किसको बताया? तो भाई वर्तमान की जो बयाने पंक्ति हैं वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। मेघ किस रूप में जो गांव में आए? तो मेहमान पाहुन दामाद के रूप में गांव में आए हैं। कवि रसका ने जो मनुष्य के रूप में जो कहाँ बसना चाहता है? तो वे ब्रज में बसना चाहते हैं। इस जल प्रलय शीर्षक जो पाठ है इसके लेखक कौन है? तो भाई फणीश्वर नाथ रेणु है। और गोपाल प्रसाद किस विचारधारा का व्यक्ति है? तो दकियानुसी मानसिकता वाला जो व्यक्ति है। प्रसर्ग ने का प्रयोग किस कारक के साथ में होता है? तो कर्ता के साथ में होता है। कर्ता ने कर्म को, जैसे राम ने रावण को मारा तो ये आ जाएगा। राम ने खाना खाया तो ये आपके जो कर्ता कारक के साथ में प्रसर्ग जुड़ जाएगा। मुट्ठी गर्म करना रिवीजन हो चुका है आपका वापस। रिश्वत देना या फिर घूस देना। इसके अलावा चांदी का जूता ये भी आपके रिश्वत से संबंधित है। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों का जो सार्थक शब्दों का जो समूह होता है उसको वाक्य कहा जाता है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है जो कि कई बार रिपीट हो चुका है। सरल, संयुक्त और मिश्र, ये 3 प्रकार के आपके वाक्य हैं। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे जो समाज के लिए किस प्रकार से चुनौती का है इसका आपको वर्णन करना है। और मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, इसमें कबीर ने क्या संदेश दिया है? बच्चे काम पर जा रहे धरती पर एक बड़े हादसे के समान क्यों बताया गया है? रीढ़ की हड्डी जो शीर्षक है उसकी सार्थकता बतानी है जो कि हम पहले बता चुके हैं आपको। और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है उनका आपको वर्णन करना है। इसके अलावा लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाए इसका आपको वर्णन करना है। और बच्चों बेलों में के माध्यम से जो कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए उनका आपको वर्णन करना। तो यह आपका पहला प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय उभर कर आप सामने आए? तो एकता में शक्ति होती है, साथ साथ में दूसरों का हित भी सोचना चाहिए। और जो सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में कभी नहीं छोड़ता है। और समाज के सुखी संपन्न लोगों का भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को जो बड़े से बड़ा जो कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा इस पाठ के जो और महत्वपूर्ण प्रश्न वो देख लेते हैं कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मराया था। 2 कारण आप इसमें लिखेंगे। एक तो ये कारण लिखेंगे कि छोटी बच्ची माँ की जो माँ है वो मर चुकी थी, सौतेलेपन के जो दर्द को झेल रही थी और माँ के बिछुड़ने का दर्द वह जानती थी। उसे लगा कि वे भी इसी तरह से अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। दूसरा इसमें आप लिखेंगे कि जिस प्रकार से छोटी बच्ची उसकी सौतेली माँ जो भरपेट खाना नहीं देती थी उसी प्रकार से हीरा मोती के साथ भी जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। फिर आपके एक प्रश्न ये बनता है कि जो कांजी हाउस है उसमें कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? तो इसका पहला कारण तो ये कि पशुओं की संख्या ठीक ठाक पता रहे और पशुओं की सेहत की जानकारी और पहचान रखने के लिए, आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए रोजाना जो हाजिरी ली जाती। फिर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। तो घटना इस पार्ट में जो कई सारी घटनाएं आई जिनमें पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। पहला तो ये है कि दोनों जो बैलगाड़ी या हल जो जोत दिए जाते थे तो गर्दन हिला हिला कर जो चलते थे उस समय जो एक ही चेष्टा रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बोझ है वो मेरी गर्दन पे होना चाहिए। फिर आपका दूसरा है कि दिन भर के बाद दोपहर या सांझ को जब दोनों खुलते हैं तो एक दूसरे को चाट चोट कर जो अपनी थकान मिटा लेते हैं। नान में जो खड़ी भूसा पड़ जाने के बाद जो दोनों साथ उठते हैं और साथ में जो नान में मुंह डालते हैं और साथ में ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। मटर खाते समय जो मोती के खेत पकड़े जाने पर जो हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही जो कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। कांजी हाउस की दीवार टूट जाने पर दोनों एक साथ भागते हैं और इस दड़ियल का मुकाबला भी वो करते हैं। तो देखो आपकी किताब में जो रचना के आधार पर जो आपके भेद देख रखे हैं वाक्य के तो में मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक मुख्य वाक्य होता है, एक आपके गुण उपवाक्य होता है। तो अधमरे से पड़े हुए जो सभी जानवर हैं वो क्या हो चेत उठे और दीवार का गिरना। तो फिर आपका नेक्स्ट है कि सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें थी लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी, ये भी आपका मिश्र वाक्य है। हीरा ने कहा कि गया के घर से नाहक भागे, तो ये भी आपके मिश्र वाक्य का उदाहरण है। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ललित ने परमात्मा प्राप्ति का उपाय क्या बताया और सांवले सपनों की जो याद है पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। बाकी शिक्षा बच्चों का जो जन्मसिद्ध अधिकार है इसका हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं। और रीढ़ की हड्डी जो है उसका आपको एकांकी का उद्देश्य बताना है। रसखान जी या मुंशी प्रेमचंद जी का आपको जीवन परिचय देना है। और उपभोक्ता संस्कृति का व्यक्ति विशेष पर क्या प्रभाव पड़ा वर्णन करना है। और अगला प्रश्न है निबंध देख लेना। निबंध कौन कौन सा है? तो आपके चुनाव का उद्देश्य है, आपके हमारे आदर्श शिक्षक हैं, स्वच्छ भारत अभियान है और मेरे सपनों का भारत है।
स्वयं को देवली निवासी जो रितेश मानकर जो कोटा निवासी मित्र को अपने गांव में ग्रीष्मावकाश बिताने तो आमंत्रित करना है, एक पत्र लिखना है। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 2 मित्रों के बीच में जो संवाद है वो आपको लिख के आना है। ये तो आप खुद लिख लेंगे। इसमें आपके स्कूल में SUPW का शिविर का आयोजन हुआ, इसके ऊपर आपको एक प्रतिवेदन तैयार करना है। तो इस वीडियो में हमने जितने भी आपके पेपर बताए थे वो सारे के सारे आपको बता दिए। लगभग 12 से 15 पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैंने आपको बताया। 1 घंटे और 9 मिनट का ये वीडियो हुआ है। इससे पहले मैंने 1 घंटे का वीडियो आपके और अपलोड कर रखा, उसमें भी आपके जो इसके अलावा जो 10-12 पेपर उसमें आपको मैंने सॉल्व करवाए थे। तो 10-12 पेपर उसमें हो गए और 10-12 पेपर इसमें, टोटल लगभग जो आपके 25 से 30 पेपर मैंने आपको जो 2 वीडियो में सॉल्व करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये दोनों वीडियो, जो बच्चा इन दोनों वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लेगा, अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप देख लेना, उसका भी लिंक आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। इस वीडियो की आपके जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों वीडियो जो विद्यार्थी अच्छे से देख लेगा, उनके आराम से जो अपनी परीक्षा में वो अच्छे से 100 में से जो 95+ नंबर की जो गारंटी मेरी है। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो अपना पेपर बहुत अच्छे से करके आएंगे और ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इनके, तो इनको वापस से रिपीट नहीं करेंगे। बाकी फिर हमें जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके जो नेक्स्ट पेपर के साथ में और इस पेपर के आंसर की के साथ में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। इन सभी पेपर की जो PDF वगैरह है वो अपने ऐप के अंदर मिल जाएगी। और इसी प्रकार से मैं आपके जो विज्ञान की जैसे तैयारी करवाई, हिंदी की जैसे मैंने आपको तैयारी करवाई, इसी प्रकार से आपकी गणित की जो आपको फुल तैयारी करवाई जाएगी। गणित में आपके जो 100 में से 100 नंबर की तैयारी मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसके अलावा आपकी जो सामाजिक की तैयारी आपको करवाई जाएगी अब। और आपको अपना जो पेपर के इंतज़ार किए बिना आपको जो रोज़ाना तैयारी करनी है, क्योंकि अब आपके जो एक भी छुट्टी, अब आपके लगातार पेपर होंगे। 2 तारीख और 3 तारीख को आपका जो इसमें अवकाश रहेगा, फिर उसके बाद में आपके लगातार पेपर होंगे, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ज़्यादातर ध्यान आपको देना है गणित में और आपके सामाजिक में। संस्कृत में कोई फेल नहीं होता है, वैसे आप जो आराम से पास हो जाएंगे। ज़्यादा जो आपको इसमें ध्यान देना वो गणित में और आपके सामाजिक में। बाकी ऐसे जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसमें केवल आपको पास होना होता है, उसके नंबर आपके नहीं जुड़ते हैं। तो आज के पेपर के लिए आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं बहुत बहुत। आपके जो 100 में से 100 नंबर आए, ऐसे मैं आपके ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और माँ सरस्वती आपका जो, अगर आपने मेहनत की है तो निश्चित रूप से आपको जो उसका कर्ज नहीं रखेगी, आपके जो ज़रूर आपको काम आएगा ये सारी चीज़ें। और मैं प्रभु श्री सांवलिया शहर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जो स्कोर है बहुत ही शानदार रहेगा। और आज का पेपर भी आपके जो बहुत ही शानदार आपके रहने वाला है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब ये जब मैं वीडियो आपके एंड कर रहा हूँ तब ये जो 4:32 हो चुके हैं और इस वीडियो को मैं अभी एंड करके आपके अपलोड करूँगा, तब तक 5 बज जाएगी। लगभग 5 बजे ये वीडियो मैं आपके अपलोड करूँगा, तो 5 से 7 बजे तक 2 घंटे में जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे, निश्चित रूप से आधा से ज़्यादा पेपर आपके इस 1 घंटे के वीडियो में से आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो अच्छी प्रकार से इसको समझ पाए होंगे। और इससे पहले मैंने खूब सारे जो आपके वीडियो अपलोड करके हिंदी के, जिसमें आपके अलग अलग संवाद, प्रतिवेदन, वो सारे आपको बताए थे। और एक वीडियो मैंने आपके पहले और अपलोड किया था जिसमें आपके जो 10-12 पेपर का उसमें भी सोल्यूशन मैंने आपको करवाया था। तो कुल मिला के 2 वीडियो, 1-1 घंटे की जो 2 वीडियो है वो आप जिस भी विद्यार्थी ने अच्छे से देखें वो आपको जो बहुत ही शानदार फ़ायदा पहुंचाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और इसका टेस्ट नहीं दिया हो तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके इसका टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। लगभग जो मैं ये 1 घंटे का और 12 मिनट का वीडियो हो चुका है और इसको बनाने में काफ़ी समय लगा है। अब जाकर ये जो 4:30 बजे ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट हुआ है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। आप अपने सभी दोस्तों के लिए कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट ज़रूर लिखें। और माँ सरस्वती आपके जो सभी पेपर्स आपके जो बहुत ही शानदार होंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।